हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एनुअल रिटर्न के बारे में, जीएसटीआर 9 के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो फॉर्म जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव हो गया है। हाँ जी दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में टेबल वाइज डिटेल क्या क्या देनी होगी और कौन कौन सी टेबल ऑप्शनल है, कौन कौन सी मैंडेटरी है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेड सर्विसेज। सो दोस्तों, आप रिटर्न फाइलिंग की हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज मिलती है। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, मैं जीएसटी पोर्टल पे आ गया। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद आपको डैशबोर्ड पे ही एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। नहीं मिले तो आपको सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है और यहाँ से आपको एनुअल रिटर्न में जाना है। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। फॉर्म जीएसटीआर 9 जो है 19-20 का ओपन हो जाएगा। एक बार आप एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते। और दोस्तों, अगर आप नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, कोई भी आपकी सेल या परचेज नहीं होनी चाहिए, कोई इनवर्ट सप्लाई या आउटवर्ट सप्लाई ना होना चाहिए, ना ही कोई लाइबिलिटी होनी चाहिए, ना ही कोई आपने आईटीसी क्लेम किया हो, ना ही कोई रिफंड हो या कोई भी अदर लाइबिलिटी ना हो जैसे लेट फीस इंटरेस्ट वगैरह। तभी आप नील की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे नील की रिटर्न को फाइल नहीं कर रहा, नो पे क्लिक कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फॉर्म जीएसटीआर 9 जो है ओपन हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जीएसटीआर 9 देख सकते हैं। ये बेसिक डिटेल होती है टैक्स पेयर की, जैसे नाम, जीएसटी नंबर। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 9 का ऑटो कंप्यूटेड समरी होता है जो सिस्टम कंप्यूट करता है। R1 हो गया, फिर जीएसटीआर 3 भी हो गई। ठीक है, इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। R1 और 3 भी एनुअल बेसिस पे होती है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें टेबल नंबर 4, क्या क्या डिटेल हमें देनी होगी। लेकिन इससे डिटेल को देने से पहले कुछ बातों को समझना होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है 19-20 की, तो आपकी सभी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल होनी चाहिए, तभी आप फाइल कर पाएंगे। दूसरी, अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी 19-20 की रह गई है, 19-20 में आप रिटर्न में नहीं दिखा पाए, तो आप अपने इस एनुअल रिटर्न फॉर्म के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 19-20 से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी है, अगर आपकी लाइबिलिटी 17-18 या 18-19 से रिलेटेड है, तो आप इस जीएसटीआर 9 फॉर्म के अंदर नहीं दिखा सकते। और दोस्तों, इस फॉर्म के थ्रू, जीएसटीआर 9 के थ्रू, ना ही आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। केवल आईटीसी और लाइबिलिटी की रिपोर्टिंग जाती है, आप आईटीसी को इस फॉर्म के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते। चलिए टेबल नंबर 4 पे आते हैं। टेबल नंबर 4 के अंदर डिटेल देनी होती है हमें, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड जो डिटेल है वो देनी होती है, जिस पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है। ठीक है, जैसे आपकी B2C सप्लाई कितनी थी, उस पर टैक्स कितना बना, B2B कितनी थी, उस पर टैक्स कितना बना, जीरो रेट सप्लाई कितनी है जो विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाली है, सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो उस पर सप्लाई कितनी थी, टैक्स कितना बना, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है, एडवांस जिसके ऊपर आपका टैक्स बना है वो कितना है, इनवर्ट सप्लाई कितनी है, RCM वाली जिसके ऊपर आपका टैक्स बना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट की डिटेल देनी होती। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि टैक्स पेयर को अलग अलग डिटेल नहीं देनी, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की या अमेंडमेंट्स की। आप नेट वैल्यू दे सकते हैं। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपकी नेट वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जैसे B2C सप्लाई में या B2B सप्लाई में, ठीक है, या डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर, वो आप एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट वैल्यू है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। 19-20 के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिया टैक्स पेयर के पास। फिर उसके बाद सेव कर लेंगे, ओके कर देंगे, बैक टू रिटर्न फाइल पे आ जाएंगे। बैक टू रिटर्न फाइल पे आने के बाद टेबल नंबर 5 पे आएंगे दोस्तों। ठीक है, टेबल नंबर 5 में आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है आउटवर्ड सप्लाई की। ठीक है, जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना है। ठीक है, जैसे कि जीरो रेट सप्लाई हो गया, ठीक है, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उस तरह की डिटेल, या फिर सप्लाई RCM वाला जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना है, या एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड वाली सप्लाई या नॉन GST सप्लाई, इस तरह की डिटेल। फिर उनसे रिलेटेड जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट वो देना होता है। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने 19-20 के लिए ऑप्शनल दे दिया गवर्नमेंट ने कि आपको यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट की डिटेल अलग देने की जरूरत नहीं है, आप नेट वैल्यू को दे सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट वैल्यू आती है उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कह दिया D से लेके D वाली जो डिटेल है, जैसे कि एग्जाम्प्ट वाली, नॉन GST वाली सप्लाई, तो D, E, F
कि अलग डिटेल ना देके आप एक ही रो में रिपोर्ट कर सकते हैं एग्जाम्प्ट वाले में। ठीक है, आपको अलग अलग डिटेल नहीं देनी है, आप डी के अंदर ही रिपोर्ट कर सकते हैं। सेव कर लिया, ओके कर लिया, बैक टू रिटर्न फाइल पे आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं छठे टेबल में 6 नंबर, जहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है आईटीसी की, जो आपने अवेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये जो आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया है उससे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आईटीसी आपने लिया उसका बाइफरकेशन देना होता है, इनपुट के अंदर, कैपिटल गुड्स के अंदर, इनपुट सर्विस के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है ऑप्शनल। आपके पास दे दिया ऑप्शन कि आप जो आपने आईटीसी लिया उसमें से कैपिटल गुड्स का आईटीसी अलग दे दो और बाकी सारा आप रिपोर्ट कर दो इनपुट के अंदर। तो आपके पास ये ऑप्शन है। आपको आईटीसी की डिटेल किसकी किसकी देनी होती है? इन्वर्ट सप्लाई जो आरसीएम वाली है वो रजिस्टर्ड पर्सन से, इन्वर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम वाली। ठीक है, ये दोनों रो है आरसीएम वाली। ठीक है, ये है नॉर्मल वाली जो आपकी अदर देन आरसीएम वाली आईटीसी है वो। फिर उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आईटीसी कितना लिया है आपने, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर आईएसडी से जो आपने आईटीसी लिया है वो, उस तरह की डिटेल आपको देना होता है। जैसे ट्रेन 1 से लिया है या ट्रेन 2 से लिया है आईटीसी की डिटेल वो, या कोई भी आईटीसी अवेल किया है जो ऊपर स्पेसिफाई नहीं है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर सेव कर लिया, ओके कर लिया, बैक टू रिटर्न फाइल पे आ जाएंगे। अब टेबल नंबर 7 पे आते हैं। टेबल नंबर 7 पे डिटेल देनी होती है आपको रिवर्सल की, या इनएलिजिबल आईटीसी है उसकी डिटेल आपको देनी होती है, जो अलग अलग रूल के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि 7A से लेके, मतलब टेबल नंबर A से लेके E तक की रिपोर्टिंग आप H में कर सकते हैं। अलग अलग रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो क्रेडिट है उसको आपको यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको फिर सेव कर लेते हैं और यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक टू रिटर्न फाइल पे। अगली टेबल आती है हमारी टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जीएसटीआर 2A से उठ के डाटा है वो आता है, जो जीएसटीआर 2A के अंदर आईटीसी आ रहा वो ऑटो अपलोड होकर आपका यहाँ आएगा, और जो आप ऊपर डिटेल भरेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई भी आपने आईटीसी लिया है 19-20 का सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B गई है वहाँ तक, मतलब कि 19-20 का आप सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B, इस साल की सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B 20 अक्टूबर तक जाती है। ठीक है, जो मंथली टैक्स पेयर है, जो क्वार्टरली टैक्स पेयर है उनकी 22 और 24 है। तो उसके हिसाब से जो सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है वहाँ तक जिन्होंने आईटीसी क्लेम किया है पिछले साल का अप्रैल से सितंबर तक, उसकी डिटेल आपको देनी होती है। मतलब अप्रैल से सितंबर तक पिछले साल का इस साल क्लेम किया आईटीसी आपने, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है कि 19-20 का अगर 20-21 में आपने क्लेम कर लिया है तो उस तरह की आईटीसी की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। फिर उसके बाद आपका डिफरेंस निकल के आएगा, उसमें से कितना आईटीसी आपका इनएलिजिबल है या फिर अवेलेबल है आईटीसी लेकिन आपने अवेल नहीं किया। ठीक है, या आईजीएसटी पे किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, उस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। फिर सेव कर लेंगे, ओके कर देंगे, बैक टू रिटर्न फाइल पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें 9वें के अंदर जो आपने टैक्स पेबल बना आपका और जो आपने टैक्स पे किया उसकी डिटेल आती है, ये आपकी डिटेल ऑटो पब्लिड होके आएगी। ठीक है, तो सेव पे कर लेंगे, ओके कर लेंगे। टेबल नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे जो जीएसटीआर 2A के अंदर जो डाटा उठ के आएगा वो उठ के आएगा दोस्तों 2A से, जो एज ऑन 1 नवंबर को जनरेट होगा जीएसटीआर 2A, उसके हिसाब से आएगा। मतलब 1 नवंबर तक जिन्होंने 19-20 के अंदर अमेंडमेंट कर ली होगी वही उठ के डाटा आएगा जीएसटीआर 2A का, उसके बाद का डाटा उठ के नहीं आएगा। यहाँ से 10-11 की बात कर रहे थे हम, तो 10-11 के अंदर आपको डिटेल देनी होती है जो आपने अमेंडमेंट करी है। ठीक है, ऑलरेडी अमेंडमेंट की हुई है 19-20 का 20-21 के अंदर ऑलरेडी आपने अमेंडमेंट कर दिया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है कि कितनी आपने सप्लाई बढ़ाई है, सिर्फ कितनी आपने सप्लाई घटाई है, कितना आपका टैक्स पेबल बन गया, मतलब कितनी टैक्सेबल वैल्यू उस पर टैक्स क्या बना है। और दोस्तों अगर आपने कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी 19-20 का 20-21 के अंदर रिपोर्ट नहीं किया अपने R1 या 3B में, तो आप 9 में रिपोर्ट करेंगे। उस वैल्यू को कहाँ, उस वैल्यू को ऊपर रिपोर्ट करेंगे। मैंने बताया कि जिस टेबल से रिलेटेड आपकी वैल्यू है, जैसे टेबल 4 से रिलेटेड B2B सप्लाई वाली है तो B2B सप्लाई वाली रिपोर्ट यहाँ करेंगे, B2C वाली यहाँ करेंगे, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है वो आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर आप वैल्यू रिपोर्ट करेंगे बुक्स के हिसाब से और आपने कम दिखाया होगा अपने R1 में
या 3B में, तो यहाँ वैल्यू रेड में हो जाती है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, वो आपकी वैल्यू फ्लैग हो जाएगी डिपार्टमेंट में, ठीक है। और जो उसके ऊपर टैक्स बनेगा आप पे कर सकते हैं GST 9 के थ्रू DRC 03 को भर के। लेकिन जो आप टैक्स जमा कराएंगे वो कैश लेजर से ही जमा होगा, ITC का यूज़ करके जमा नहीं हो सकता, कैश लेजर से ही जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल नंबर 12 और 13 में जो आपने ITC 19-20 का 20-21 के अंदर लिया उसकी डिटेल देनी होती है। लेकिन यहाँ भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इस टेबल को ऑप्शनल कर दिया, चाहे तो आप इस टेबल को भर सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इसकी डिटेल ऑलरेडी भर देते हैं। कहाँ भर देते हैं? 8C के अंदर। मैंने बताया था आपको कि 8C के अंदर आपको डिटेल देनी होती है कि पिछले साल का कोई भी ITC इस साल लिया है आपने, तो आप यहाँ पे डिटेल दे देते हैं 8C में। तो आपको 2 बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इसीलिए आप चाहे तो 1 बार रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 8C में डिटेल दे देंगे तो आपको नीचे 12 और 13 में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14 में आता है दोस्तों जो टैक्स पेबल का डिफरेंसेस है और टैक्स पेड का जो डिफरेंसेस है, डिटेल आएगी। मतलब कि जो आपने 19-20 का 20-21 के अंदर दिखाया लायबिलिटी, जितना आपका टैक्स पेबल बना उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखाएंगे कि मेरा टैक्स पेबल ये बन गया और मैंने पे इतना कर दिया, ठीक है। या उसके बीच का कोई भी डिफरेंस है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर जो भी डिफरेंस बनेगा वो आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हैं। अगला बात करें 15वें के अंदर आपको डिटेल देनी होती है डिमांड रिफंड्स की। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी इसको ऑप्शनल कर दिया। आप इसको देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है आप। उसके बाद इसी प्रकार से टेबल नंबर 16 जहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है कि आपने कितनी कितनी कंपोजिशन टैक्स पेयर से सप्लाई रिसीव करी है या डीम्ड सप्लाई है आपकी, ठीक है, अंडर सेक्शन 143 के अंदर। तो उस तरह की डिटेल आपको देनी होती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शनल कर दिया, इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है, देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे HSN समरी की डिटेल देनी होती है 17 में और 18 में। सप्लाई के ऊपर जो आपकी HSN समरी है और इन्वर्ट सप्लाई के ऊपर जो आपकी HSN समरी है 17 और 18 में, ये भी ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब सारी रिपोर्टिंग कर देंगे कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्री ड्राफ्ट दिख जाएगा फॉर्म GST 9 का, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म GST 9 को देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप चाहे तो एक्सेल में भी यहाँ से फॉर्म GST 9 को डाउनलोड कर सकते हैं। 20 मिनट का टाइम लेता है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म है GST 9 का वो एक्सेल में अवेलेबल हो जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे आपको यहाँ पे GST 9 को प्रिपेयर करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।